हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र का पाठ एक लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार पढ़ाऊंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सन 1649 की क्रांति से इंग्लैंड में जनता में लोक प्रजातंत्र का विचार उत्पन्न हुआ था और जनता ने स्वतंत्रता संग्राम द्वारा उत्तरी अमेरिका में संविधान आधारित लोकतंत्र स्थापित किया और जनता के द्वारा ही फ्रांस की राज्य क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आधारित लोकतंत्र का विचार यूरोप में प्रसारित हुआ। फ्रांस से भी लोकतंत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विस्तार किया गया था, प्राप्त हुआ था। हम लोकतंत्र यानी जनता द्वारा स्थापित शासन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लीबिया और म्यांमार के सैन्य शासन के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष लोगों ने किया उसके हम यहाँ पर बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीबिया के बारे में कि लीबिया ने किस तरह से लोकतंत्र स्थापित किया था। तो हम देखेंगे लीबिया की कहानी। ये है लीबिया की कहानी। ये है लीबिया, देखिए ये लीबिया है। लीबिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है और ये एक गरीब देश है, निर्धन देश है और ये इटली का गुलाम था। इटली ने अपना उपनिवेश इसको स्थापित करके रखा हुआ था, मतलब अपने गुलामी में रखा था। और 10 फरवरी सन 1947 को इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र होने के बाद भी वो 24 दिसंबर सन 1951 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण परिषद के अधीन रहा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, फ्रांस और इंग्लैंड ये तीनों ही लीबिया की देखभाल करते थे। और 24 दिसंबर सन 1951 को लीबिया को पूरी तरह से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया और ये स्वतंत्र हो गया पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई और यहाँ पर इदरिस नामक शासक स्थापित हुआ। यहाँ पर लीबिया पर शासन करने के लिए राजा तो था ही, लेकिन जो उसके साथ जो शक्तिशाली जो परिवार थे, उसके जो परिवार वाले थे या जो वहाँ जो पैसे वाले लोग थे, वो भी उस राजा के साथ लोगों पर शासन करने लगे। वहाँ की जो अधिकांश जनता थी कबीलों में बटी हुई थी, छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई थी और लोग वहाँ पर कृषि कार्य करते थे या पशुपालन का कार्य करते थे। लोगों पर कबीले के मुखियाओं का भी प्रभाव था, है ना। जो कबीले के जो मुखिया लोग थे वो लोगों पर अपना प्रभाव डाल के रखे थे। और सन 1959 में लीबिया में विशाल मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की प्राप्ति हुई थी और जिससे ये देश धनी देश बन गया था। और यहाँ पर जब वहाँ के खनिजों पर राजा एवं वहाँ के धनवान परिवारों के लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय उत्तरी अफ्रीका में भी राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर चली और इसका प्रभाव लीबिया पर भी पड़ा। और इस आंदोलन से जितने लोग जुड़े थे वो लीबिया के युवा आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां जनता की भलाई हो और जनता का शोषण ना हो सके, जनता पर कोई भी अत्याचार ना हो सके। ये लोग महिलाओं पर भी अत्याचार करते थे और कबीलों में जो युद्ध होते रहता था, जो कबीले वाले थे जो आपस में अलग अलग बटे हुए थे और आपस में वो युद्ध करते थे, तो उन युद्धों को भी ये जो जवान थे वहाँ के लीबिया के, वो उसको रोकना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो खनिज तेल से और गैस से जो आय प्राप्त हो रही है वो सिर्फ राजा या उसके परिवार को ही ना मिले, बल्कि सारी जनता को इसका लाभ मिल सके। इस कारण से उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उसके बाद कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी द्वारा सैनिक तख्ता पलट हुआ। वहाँ के जो सेना के जो प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी था कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी, उन्होंने सन 1969 में 70 युवा सैनिक अफसरों के साथ मिलकर के लीबिया की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्होंने आंदोलन के संगठन का नाम रखा
फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट। राजा इद्रिस जो था वो डर करके गद्दी छोड़कर भाग गया और लीबिया में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और वहाँ पर सैन्य शासन की स्थापना हो गई। इस सैन्य क्रांतिकारी आंदोलन नियंत्रण परिषद बनाया गया, आरसीसी, उसके नेतृत्व में ये चलाया गया और उसमें सेना के 12 अध्यक्ष सदस्य थे। इस संगठन ने लीबिया को आधुनिक सामंतवादी देश बनाने की घोषणा कर दी। अब लीबिया में जब ये सैनिक शासन आया तो लीबिया में जो विकास हुआ और जो प्रगति हुई उसके बारे में हम देखेंगे कि हमने जैसे अभी पढ़ा था कि अधिकांश जनता कबीलों में बटी हुई थी। ये लोग केवल अपने समाज, अपना सुरक्षा और अपना सम्मान के विषय में सोचते थे, बाकी उनको किसी चीज़ों से मतलब नहीं होता था, पूरे देश से कोई मतलब नहीं होता था। वे गरीब और घुमंतू चरवाहे होते थे। महिलाओं को उस समय पर्दों में रखा जाता था और उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। जब देश में नई सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बावजूद शासन से जुड़े कुछ परिवार जो थे, जो तेल संसाधन, व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण बना करके रखे हुए थे, उन्होंने कुछ गिने चुने धनवान परिवारों को सरकार द्वारा जो चलाई जा रही थी तेल कंपनी पर प्रभुत्व बनाने में सहायता की। फिर पेट्रोलियम से जो अर्जित आय थे, सैनिक सरकार ने जनता के हित में अनेक कार्यक्रम चलाए, है ना, जिस उस आय के जरिए जनता का के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाए, जिसमें सबसे पहला था घुमंतू जातियों को सिंचित कृषि जमीन दी गई और उन्हें एक जगह बसाया गया। सभी के लिए वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास योजनाएं भी शुरू की गई। गद्दाफी ने लीबियावासी महिला और पुरुष के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। मतलब कि चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको सैनिक शिक्षा लेना अति आवश्यक था और ये कानून बन गया था कि उनको लेना ही पड़ता था। लीबिया में रहने वाली महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थान दिलवाया गया, है ना। जैसे कि पहले उनको पर्दा में रखा जाता था, उनको किसी सामाजिक कार्य में जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उन्होंने इसे बदल करके महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का सम्मान दिलवाया और ये एक कानून भी बनाया गया। इसके लिए कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था और सन 1969 में गद्दाफी ने सत्ता में आने के बाद से लेकर के 2011 के बीच में कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया और जिसके कारण वहाँ पर जो लोग पहले 50 वर्ष तक उनकी आयु रहती थी, मतलब 50 वर्ष से अधिक वो नहीं जीते थे, उनकी जो औसत आयु थी अब जीने की वो 77 वर्ष हो गई थी, क्योंकि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही थी, उनका जीवन अच्छा हो गया था। और लीबिया की जो कुल आबादी थी उसका 90% यानी 30 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिल रही थी और सस्ते दाम में उनको मकान भी दिए जा रहे थे। इसके बाद 2010 में लीबिया में स्त्री पुरुष साक्षरता दर 90% रही। इसी के कारण पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लीबिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। जब ये प्रगति हो रही थी तो उस समय मध्यम वर्ग का भी वहाँ पर उदय हुआ। सरकार ने आम लोगों को प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने जन परिषदों का गठन किया। केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया। गद्दाफी और आरसीसी का जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था, इन परिषदों के सदस्यों को आरसीसी के आदेश मानने पड़ते थे। परिषदें जो थी वो अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले पाती थी, है ना। उन पर आरसीसी के जो सदस्य थे उनका दबाव रहता था। इसलिए लोगों ने इन परिषदों में कोई विशेष रुचि नहीं ली, क्योंकि वो अपना निर्णय ले ही नहीं पाते, इसलिए लोगों ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। यही जब वह समय था जब राजनीतिक चुनौती देने वाले नेताओं का दमन किया गया और लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी नहीं थी, है ना। कोई भी संगठन या दल नहीं बना सकता था
और ना ही वहाँ पर जो प्रेस था, निष्पक्ष प्रेस भी नहीं बनने दिया गया, मतलब प्रेस को भी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से लीबिया की प्रगति और उसका विकास का प्रभाव पड़ा। लीबिया में जब वो तेज़ी से बदलाव हो रहा था तो वहाँ पर शहरीकरण हो रहा था, नवीन आर्थिक विकास और नौकरियों के अवसर प्राप्त हो रहे थे, और उसी के साथ साथ जो कबीलाई जीवन था, जो पहले लोग कबीले में रहते थे, वो जीवन का भी अंत हो रहा था। अब विभिन्न जनजाति के जो लोग थे वो आपस में मिलजुल करके रहते थे, और आपस में मिलजुल करके रहते थे, और वो अब पहले जैसे युद्ध नहीं करते थे। अधिकतम नौकरियां जो थी वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत थी। मध्यम वर्ग को व्यापार और उद्योग में काफ़ी रुचि थी, पर उन्हें मौके नहीं मिलते थे, है ना। उनको भी व्यापार करने का मन होता था, उद्योग करने का मन होता था, लेकिन उनको ये अवसर नहीं मिल पाता था। सैन्य शासन की निरंकुशता धीरे धीरे बढ़ने लगी, है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, सैन्य जो शासन था वो भी निरंकुश होने लगा। अब गद्दाफी सरकार लोकतांत्रिक संगठनों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक समानांतर प्रशासक समूह बनाया था जिसे क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद आरसीसी कहते थे, और सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती थी, बल्कि जो उनका विरोध करता था उनको बंदी बना लेती थी, उनको मौत के घाट उतार लेती थी, और अनेक तरह के नए नए तरीके से और बहुत ही क्रूर तरीके से उनको सजा दिया जाता था। नागरिकों को कोई भी संगठन बनाने की वहाँ पर अनुमति नहीं थी। उसके बाद 2010 में लीबिया के जो पड़ोसी देश थे, ट्यूनीशिया, जो मैंने आपको अभी यहाँ लीबिया दिखाया था, उसका जो पड़ोसी देश था, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये जो पड़ोसी देश है ये है ट्यूनीशिया, लीबिया का पड़ोसी देश है ट्यूनीशिया। वहाँ पर एक व्यापारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो रहा था, तो वहाँ पर मिस्र, ये लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक ये विद्रोह फैल गया था, और ये मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ये एक देश से दूसरे देश तक ये क्रांति फैल गई थी। इस क्रांतिकारी लहर को अरब बसंत के नाम से भी जाना जाता है। फिर सन 2011 में लीबिया के जो अलबायदा नामक शहर में मकानों को जो बनाया जा रहा था लोगों के लिए, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, और उसके विरोध में लोग उसका प्रदर्शन कर रहे थे। और बेनगाजी जो शहर था उसमें जनता को आम सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो इन सब के कारण से लोगों के मन में बहुत गुस्सा था, और वहाँ बहुत बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। कई परिवारों की आय में अनिश्चितता थी, उनको ठीक से आय प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इन सब के कारण से एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए आपस में अपनी समस्याओं को बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। इस तरह से ट्यूनीशिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया था। तो उसी के बाद फरवरी सन 2011 तक विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक होने लगे। अब जनता जो थी वो बेनगाजी शहर की पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने लगी, और बंदूकें भी चलाई गई, और इसमें प्रदर्शनकारियों में सेना को जो छोड़ करके लोग आए थे वो भी इसमें भाग ले रहे थे और गद्दाफी सरकार का विरोध कर रहे थे।